स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संसद में पश्चिम एशिया की क्राइसिस पर अपना बयान दिया और उस बयान में उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया जिससे पूरे देश का ध्यान उस बात पर चला गया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि हमें अब कोविड लाइक प्रिपरेशन करनी होगी। अब यह कई मायनों में अलग अलग संदर्भों में विशेषज्ञ इसका विश्लेषण कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि यह एक प्रशासनिक निर्देश नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है, एक ऐसा संकेत जो युद्ध की विभीषिका से कहीं आगे बढ़कर सिस्टमेटिक डिसरप्शन की ओर इशारा करता है। आज हम विश्लेषण करेंगे उस लेंस का जिस लेंस से नई दिल्ली पूरी दुनिया को देख रही है, और क्या हम केवल एक क्षेत्रीय युद्ध की बात कर रहे हैं या फिर हम एक ऐसे ब्लैक स्वॉन इवेंट के मुहाने पर खड़े हैं जहां पर वैश्विक व्यवस्था का नर्वस सिस्टम कभी भी कोलैप्स हो सकता है। आज का विमर्श इसी अनिश्चितता के नए युग पर आधारित है और आज के इस वीडियो में हम पूरी तरीके से चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री ने किन संदर्भों में यह कोविड लाइक प्रिपरेशन की बात की है और साथ ही साथ क्या भारत ऐसी स्थिति में आ चुका है या आने की प्रबल संभावना है, कौन से वे लक्षण हैं जो हमारी ऐसी स्थिति को दर्शाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक शब्द, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट है रिस्क फ्रेमिंग का। देखिए, जब भी सरकारें पॉलिसी मेकिंग में सरकारें जब काम करती हैं तो वो केवल इंफॉर्मेशन नहीं दे रही होती, वो केवल सूचना नहीं दे रही होती हैं, वे जनता और संस्थानों को एक मेंटल मॉडल दे रही होती है। इसको समझने के लिए आपको पहले युद्ध का कैरेक्टर समझना होगा। देखिए, प्राचीन समय में जो युद्ध होते थे वो लीनियर फॉर्म में हुआ करते थे, यानी युद्ध शुरू हुआ, लड़ाई होती थी, जीत या हार होती थी। लेकिन आज का युद्ध नॉन लीनियर है, जहां पर एक छोटा सा ड्रोन हमला जो लाल सागर में कहीं हो रहा है, उसके परिणाम, उसका असर आपके घर की रसोई में, खाद्य तेल की कीमतों में, सब जगह पड़ता है। यह पूरा का पूरा अगर आप देखें तो शिपिंग डिलेज, वॉर प्रीमियम्स, एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन, सिस्टमेटिक डिसरप्शन, कई लेंस में यह चला जाता है, कई फ्रेम में यह चला जाता है। और यह चेतावनी जो प्रधानमंत्री ने दी है यह युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि उस मल्टीप्लायर शॉक के लिए है जो पूरी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं पंगु बनाने का दम रखता है। अब यहां पर प्रश्न यह भी आता है कि कोविड-19 का रेफरेंस क्यों दिया गया। तो देखिए, कोविड-19 का संदर्भ इसलिए दिया गया क्योंकि यह हमारी कलेक्टिव मेमोरी का वह क्षण है जहां पर जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन जस्ट आउट ऑफ शॉक में बदल गई थी। प्रधानमंत्री ने यहां पर कोई भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं की है, कोई भी भविष्यवाणी नहीं की है, बल्कि वे एक प्री एम्प्टिव फ्रेमिंग कर रहे थे। अगर आप मैच करें तो कोविड-19 के समय में, यानी कि 2020 में देखें तो यह बायोलॉजिकल शॉक था जहां पर लो प्रोबेबिलिटी थी लेकिन हाई इंपैक्ट हुआ, जबकि 2026 का ये जो जियोपॉलिटिकल शॉक है यहां पर हाई फ्रिक्शन है और सिस्टमेटिक कोलैप्स का एक चांस है। यहां पर अगर कोविड-19 में देखें तो स्लो रियलाइजेशन होता है और जस्ट इन टाइम को धीरे धीरे जस्ट आउट ऑफ स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जबकि आज का जो विवाद चल रहा है उसमें मल्टीप्लायर शॉक क्रिपलिंग द ग्लोबल नर्वस सिस्टम की कंडीशन आ गई है। इस वजह से ही कोविड का रेफरेंस दिया गया। अब सवाल उठता है कि यह केवल डर है या इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। क्या हमारी अर्थव्यवस्था में इसके लक्षण दिख रहे हैं? तो देखिए, मार्च 2026 के ताजा सरकारी आंकड़े कुछ बड़ी कहानी कह रहे हैं। भारत के भीतर सिस्टम स्ट्रेस जो है वह तीन चीजों में बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली चीज एनर्जी होर्डिंग की बात करें। अगर हम देखें, हमारा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, वह वर्तमान क्षमता के केवल 64% पर है, यानी कि लगभग 9.5 दिनों की जरूरत पूरी करने भर का ही रिजर्व हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व अवेलेबल है। दूसरी खास बात, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स चोक हो गए हैं। लाल सागर और हॉर्मुज के रास्ते जो माल आता था वहां पर वॉर प्रीमियम और इंश्योरेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ईरान भी टोल ले रहा है, आपने यह न्यूज भी ध्यान से सुनी होगी। निर्यातकों को अब लंबे रास्तों का चुनाव करना पड़ रहा है, जिससे डिलीवरी में देरी भी हो रही है और लागत 20 से 30% तक बढ़ गई है। और तीसरा बड़ा जो भारत में रिफ्लेक्शन दिखाई देगा वह है एग्रीकल्चर पर।
देखिए, एग्रीकल्चर पर, खाद की प्रॉब्लम पर, खरीफ की फसल पर मैंने आपके लिए एक अलग से वीडियो किया था, शायद आपने देखा होगा। देखिए, भारत जो है वह बड़ी अपनी यूरिया का और एनपीके की उर्वरकों का बड़ा हिस्सा, लगभग 40% हिस्सा पश्चिम एशिया से पूरा करता है। सप्लाई चेन में जरा सा भी बाधा होती है तो इसका मतलब यह होता है कि आगामी बुआई सीजन, जो कि खरीफ का सीजन होने जा रहा है, वह संकट में आ जाएगा और सरकार पर सब्सिडी का बहुत भारी बोझ पड़ेगा। तो ये वो एरियाज हैं जो हमारे यहां आ रही समस्याओं को इंडिकेट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या सरकार इसके लिए कोई तैयारी कर रही है? तो मोदी जी ने इसकी भी बहुत क्लियर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए हैं। जब प्रधानमंत्री कोविड जैसी तैयारी जैसे टर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब लॉकडाउन नहीं होता। कई जगहों पर मैंने भी पढ़ा कि लोग कह रहे हैं लॉकडाउन होगा। लॉकडाउन नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेकर के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। कैबिनेट सचिवालय ने मार्च 2026 में ही 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स का गठन किया है। ये ग्रुप्स वैसे ही हैं जैसे कोविड के समय में बने थे। अगर आप इन ग्रुप्स को देखें तो स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड डिफेंस के लिए फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के अध्यक्षता में, इकोनॉमी, फाइनेंस एंड सप्लाई चेन्स के लिए डीईए सेक्रेटरी अनुरुद्धा ठाकुर के हेडशिप में, एनर्जी सिक्योरिटी एंड अल्टरनेटिव सोर्सिंग में पेट्रोलियम सेक्रेटरी नीरज मित्तल के अंडर में, एग्रीकल्चरल इनपुट्स बेसिकली फर्टिलाइजर, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, वह फर्टिलाइजर सेक्रेटरी के बीच में के अंडर में, इसेंशियल कमोडिटीज एंड एंटी होर्डिंग के लिए कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी निधि खरे के अंडर में, ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और एयर कॉरिडोर्स के लिए शिपिंग सेक्रेटरी विजय कुमार के चेयरमैनशिप में, और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड पैनिक कंट्रोल आईबी सेक्रेटरी संजय जाजू की अध्यक्षता में 7 एम्पावर्ड ग्रुप्स बनाए गए हैं। अब आप सोचिए, यह 7वां ग्रुप, जैसे अगर आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड पैनिक कंट्रोल, इसका उद्देश्य क्या है? जनता तक सही जानकारी पहुंचाना और बढ़ते हुए पैनिक को रोकना। यह ढांचा बताता है कि सरकार संभावना पर नहीं बल्कि इंपैक्ट पर काम कर रही है और सरकार के जो एक्शन प्लान है वो बिल्कुल क्लियर है। इस संकट के बीच 3 संरचनात्मक बदलाव हो रहे हैं जिन पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। सबसे पहले द एंड ऑफ चीप स्टेबिलिटी है। देखिए, जो चीप पीस हुआ करती थी वहां से आगे बढ़कर अब हम हाई कॉस्ट रेजिलियंस के दौर में चले गए हैं। यानी कि पिछले 3 दशकों में देखें तो हमें सस्ती शांति अवश्य मिल रही थी, लेकिन वह अब खत्म हो चुकी है। अब शांति बनाए रखने के लिए हमें रेजिलियंस टैक्स देना होगा। दूसरा, एफिशिएंसी वर्सेस रेजिलियंस का मामला है, जहां पर जस्ट इन टाइम एफिशिएंसी से आगे बढ़ते हुए हमें जस्ट इन केस वाले मॉडल पर काम करना पड़ेगा और यहीं से स्टॉक पिकिंग होगी। अब महत्वपूर्ण यह है कि सुरक्षित स्टॉक रखना अब हमारी मजबूरी हो जाएगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि हमें जो प्योर इकोनॉमिक लॉजिक का डिसीजन हुआ करता था, वह डिसीजन मेकिंग अब स्ट्रेटेजिक लॉजिक की ओर शिफ्ट होगा। यानी कि जियोपॉलिटिकल जो स्टेटस होगी उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा हमें अपने डिसीजंस का। एक बहुत बड़ा और इशू भी आता है, वह है विदेशों में रह रहे हमारे नागरिक। अगर हम खाड़ी देशों की स्पेसिफिकली बात करें तो 90 लाख से अधिक भारतीय हमारे लिए वहां पर काम करते हैं। वास्तव में ये भारत के रेमिटेंसेस के बहुत बड़े स्रोत हैं, लेकिन ये केवल रेमिटेंसेस के स्रोत नहीं है, यह हमारे लिए विशाल मानवीय जिम्मेदारी भी है और सरकार को उन्हें बचाने के लिए भी अब प्रयास करना पड़ेगा और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वह भी अर्थव्यवस्था पर दिखाई देंगे, रेमिटेंसेस के फॉर्म में भी और उनके वापसी होने पर अर्थव्यवस्था में, जॉब के सेक्टर पर भी। तो अंत में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि कोविड जैसी तैयारी कहने का मतलब एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार रहना है जहां झटके अप्रत्याशित होंगे और प्रणालियां, जो सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही फ्रेजाइल होंगे, नाजुक होंगे। झटकों के साथ साथ हमें प्रणालियों को भी बचाना होगा और दुनिया में स्थिरता के उस सुनहरे युग को बस अब हम याद कर सकेंगे, क्योंकि वास्तव में अब हम जिस दौर में आ गए हैं वह परमानेंट अनसर्टेनिटी का दौर आएगा। और यही अंदेशा और यही संदेश प्रधानमंत्री अपने स्टेटमेंट में दे रहे थे। तो असली सवाल यह नहीं है कि संकट कब आएगा, असली सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम इस सिस्टमेटिक शॉक को झेलने के लिए तैयार है, क्या भारत
उसको झेल पाएगा? क्या भारत अपनी तैयारी उस दिशा में करना शुरू कर चुका है? अगर यूपीएससी के नजरिए से देखिए तो क्राइसिस मैनेजमेंट और जियोपॉलिटिक्स का यह सबसे बड़ा सबक है। आप लोग भी अपने विचार अवश्य शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं भी देखूंगा आप लोगों के क्या विचार हैं और उसके हिसाब से अगर आपके कुछ सजेशंस होंगे तो मैं अपने अगले वीडियोस में उसे इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। हमारे सभी यूपीएससी कोर्स पर इस समय सफलता महोत्सव सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत आपको प्रत्येक कोर्स पर 60% का ऑफ दिया जा रहा है। अगर आप हमारे यहाँ से कोर्सेज अभी बाय करते हैं और ये 27 मार्च तक अवेलेबल है, यानी कि जस्ट 2 दिन और बचे हुए हैं। तो अगर आप 2027 के लिए, 28 के लिए, 29 के लिए, किसी भी वर्ष के लिए यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, उसमें आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो हमारे बैचेस से जुड़िए। हमारे बैचेस आपको हिंदी माध्यम में मिल जाएंगे, इंग्लिश माध्यम में मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल बैचेस मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें ढेर सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से यह 60% का ऑफ आपको तब मिलेगा जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यह कोड याद रखिएगा, पीके लाइव। इसको जब भी कोर्स बाय करिए तो जरूर यूज कीजिएगा। धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।